नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर किसी कारणवश आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की कुछ यूनिटों के साथ आपसे इससे पहले भी रूबरू हुए थे। तो आज के टॉपिक में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के यूनिट नंबर 13 पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में कुछ कंटेंट हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देखेंगे, which is available on slide number 6. Next one is the definition of anesthesia, which is available on slide number 8. Next one is the type of anesthesia, which is available on slide number 10. Next after, stages of anesthesia, that is on slide 15. Then after we discuss about perioperative nursing, that is on slide number 24. Then definition of perioperative nursing, that is on slide number 25. Next to that, phases of perioperative nursing, that is on slide number 27. Nursing role during perioperative, that is available on slide number 29. Then after we discuss about preoperative care, that is on slide number 31. Next to that, intraoperative care, that is on slide number 43. Then after, post-operative care, that is on slide number 46. And at last, we are going to observe the patient in the post-operative period, that is on slide number 50. So let's start with the introduction of anesthesia. दोस्तों, आपने एनेस्थीसिया का नाम पहले भी सुना होगा। एनेस्थीसिया दो शब्दों के मिलाप से बनता है। एनेस्थीसिया वर्ड दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, एन और एस्थीसिया। हियर द एन मीन्स एब्सेंट एंड एस्थीसिया मीन्स सेंसेशन। तो एनेस्थीसिया मीन्स एब्सेंट ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया इज a state of controlled temporary loss of sensation or more awareness that is induced for medical purpose. It may include some or all of anesthesia, paralysis, amnesia and unconsciousness. एनेस्थीसिया कुछ ड्रग की हेल्प से एक टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए, एक पर्पस के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन का करना है। हम इसमें कुछ ड्रग की हेल्प से पेशेंट को टेम्पररी पेन से रिलीफ करने के लिए कि ड्यूरिंग प्रोसेस पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, पेशेंट को कोई पेन ना हो, उसके लिए हम कुछ ड्रग इंड्यूस करते हैं जिससे पेशेंट में टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और हम फुल अवेयरनेस के साथ करते हैं और ये मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। इसमें जो कुछ मेन चीजें, एनाल्जेसिया, आपको दर्द नहीं होगा। पैरालिसिस, कुछ टर्म के लिए वो पैरालिसिस कर देगा। कहा गया है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर टेम्परेरी पीरियड एंड अनकॉन्शियस आल्सो। तो इन सब को अगर हम मिला के देखें तो एनेस्थीसिया कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, हियर द डेफिनेशन इज anesthesia is a state of narcosis, serve CNS depression produced by pharmacological agent used to produce unconsciousness, analgesia, muscles relaxation and reflex loss during surgical process. So anesthesia is a process of narcosis or state of narcosis, बिकॉज इसमें जो है सीएनएस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपका डिप्रेस्ड हो जाता है। किसकी सहायता से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। क्यों? टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस
painless condition, help to relax muscles and loss of reflexation for short time or for a procedure. ठीक है, तो हम उसे एनेस्थीसिया कहते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया. सो बेसिक वन फर्स्ट इज नोन एज जनरल एनेस्थीसिया, जीए जिसके नाम से जानते हैं. इट इन्वॉल्व इनहेलेशन एनेस्थीसिया और इनहेलेटिक एनेस्थेटिक एजेंट. सेकेंड वन इंट्रावीनस एनेस्थीसिया और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट. देखिए, इनहेलेशन एज द नेम सजेस्ट, बाय द हेल्प ऑफ इनहेलेशन नेजल कैनुला के थ्रू या डायरेक्ट हम रेस्पिरेशन सिस्टम में पेशेंट को इनहेल करवा दे कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग जो अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करें, तो वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक में आ जाएंगे, है ना. अगर हम एनेस्थीसिया ड्रग जो है इंट्रावीनस मींस वेन में नसों में दे रहे हैं, उसके अंदर हम इंट्रावीनस कहलाएंगे. तो ये जो दोनों है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर क्लासिफिकेशन है जीए का. मेन क्लासिफिकेशन तो जीए है, लेकिन दो तरह से हम जीए को इंड्यूस कर सकते हैं. एक इनहेलेशन हो गया, सेकंड इंट्रावीनस हो गया. दूसरा आता है लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया को अगर आपको एनेस्थेटिक करना है तो हम उसे लोकल एनेस्थीसिया में कंसीडर करते हैं. रीजनल एनेस्थीसिया. रीजनल एनेस्थीसिया एक पर्टिकुलर सेक्टर को, एक पर्टिकुलर रीजन को, सपोज करिए पूरा फुल हैंड हो गया, ठीक है, आपका क्वाड्रल रीजन हो गया, ठीक है, ये सारा क्या लोअर लिम्ब को पूरा आपको करना है. ये पूरा एक रीजन को, अगर बॉडी को हम 4 रीजन में डिवाइड करें तो एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हमें एनेस्थेटिक करना है तो वो रीजनल एनेस्थीसिया कहला जाएगा. कुछ इसके टाइप हैं जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन है और टॉपिकल एनेस्थीसिया. ये रीजनल एनेस्थीसिया के टाइप हो गए. रीजनल एनेस्थीसिया आल्सो may included into local anesthesia because it is a sub type of local anesthesia. हम फुल बॉडी, देखिए दो तरह से मेन क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, एक जीए और एक लोकल. लोकल के अंदर ही रीजनल एनेस्थीसिया आता है वैसे तो, बिकॉज लेकिन हम इसको कैटेगराइज्ड कर देते हैं पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, ठीक है. लोकल हो सकता है एक थंब को खाली हमने एनेस्थेटिक किया, एक सूचरिंग करनी है हमें, ठीक है, लोकल ट्रोमा है उसमें हमने किया. लेकिन रीजन में क्या है, एक पर्टिकुलर लोब, एक पर्टिकुलर रीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट इंड्यूस करते हैं जिससे फुल रीजन में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाए और एनाल्जिया की कंडीशन डेवलप हो जाए. सो इसी में फर्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया. सो इनहेलेशन एनेस्थेटिक व्हिच समटाइम्स इजीली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर कॉल्ड वॉलेटाइल एनेस्थेटिक और गैस एनेस्थेटिक. देखिए, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं इनहेलेशन में. या तो आप नाइट्रस ऑक्साइड उसको डायरेक्ट गैस को इनहेल करवा दो, या एक होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस. वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट मे बी इवेपोरेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर. ऐसे ड्रग्स होते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं उनको, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाए, भाप वाष्पीकरण हो जाए उनका, और फिर जो पेशेंट है वो उसको इनहेल कर दे. सो ये दो तरह के हो गए, ठीक है, एक तो वॉलेटाइल एजेंट के थ्रू और एक गैस के थ्रू. तो ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटेड विद ऑक्सीजन व्हिच inherited the substance enter the blood through the pulmonary capillaries and act on cerebral center to produce loss of consciousness and loss of sensation. देखिए क्या है कि फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहा जाए आपसे तो वो है इनहेलेशन. इंट्रावीनस भी नहीं, बिकॉज इंट्रावीनस को हम फास्टेस्ट रूट नहीं कहते. फास्टेस्ट रूट क्या हुआ, इनहेलेशन. क्यों, रीजन बताता हूं. इंट्रावीनस में आपने जो ड्रग इंड्यूस किया वो वेन के अंदर था, वो पहले कहां जाएगा, इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा. उसके बाद जो है आपका ड्रग कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में. लेकिन जब आप कोई चीज इनहेल करवाते हो तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी वाला जो सीन है ना, वो बाईपास हो जाता है. डायरेक्ट कहां पहुंचा,
पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, और वहां से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और सर्कुलेशन। तो फास्टेस्ट रूट इनहेलेशन हुआ, तो हम सारे इनहेलेटिक जो भी एनेस्थेटिक ड्रग हैं उनको इनहेल करवाते हैं, वो पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू सीधा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेरेब्रल सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं। So there are some commonly used inhalated anesthetic agent. One is halothane, ethane, isoflurane, nitrous oxide, etc. B. Intravenous anesthetic. Intravenous anesthetic are administered with a cannula inserted into the vein, usually in the patient forearm. इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट जो है उसे एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले आपको एक पेशेंट के फोरआर्म पे कैनुला इंसर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो इंसर्ट कराते हैं। दैट एग्जांपल सच एज केटामाइन, सोडियम थियोपेंटेन एंड प्रोपोफोल, इटोमाइडेट एटसेट्रा। Other medications that are often used during anesthetic include muscles relaxant and reversal agent। ठीक है, दो तरह के और ड्रग्स यूज करते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट और रिवर्सल एजेंट। मसल्स रिलैक्सेंट काफी सारा काम एनेस्थेटिक एजेंट ने भी किया है, लेकिन फिर भी हम एडिशनली मसल्स रिलैक्सेंट पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। रिवर्सल एजेंट टू डिक्रीज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया और टू रिवर्स द एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, इसलिए हम रिवर्सल एजेंट भी देते हैं। अगर एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट में कहीं लगता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज कर सकता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को रिवर्सल एजेंट देते हैं। सो हियर अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ एनेस्थीसिया? फर्स्ट is general anesthesia, B local anesthesia, C regional anesthesia, D all the above. So all the above is the correct answer, because all the above is the type of anesthesia which is frequently used. So you may refer on this slide number 11. Next one, stages of anesthesia. So general anesthesia is divided into 4 stages to better predict the course of event from anesthesia induction to emergence. जीए को हम बेसिकली 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जो हर स्टेज एक अपना अलग रोल रखती है। ये हमें गाइडेंस देती है, प्रेडिक्शन देती है कि एनेस्थीसिया किस लेवल तक का है और कोई इमरजेंसी कंडीशन तो अराइज नहीं होने वाली है। सो स्टेज फर्स्ट, इट बिगिंस विद द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड एंड्स विद द पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। Now the patient feel pain on stage first. So stage first कब arise होती है? As soon as we start the administration of anesthetic agent, और यहाँ पे पेशेंट क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस लॉस करने लगता है, लेकिन पेशेंट में पेन अब भी मौजूद होता है। स्टेज सेकंड और REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहते हैं इसको, इंक्लूड uninhibited and sometimes dangerous response to stimuli including vomiting and uncontrolled movement. स्टेज सेकंड जो है एक इमरजेंसी मूवमेंट स्टेज है, इसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वॉमिटिंग देखने को मिलती है और रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज थर्ड और सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये मेन स्टेज है। इसको आप कह सकते हो जिस चीज के लिए आपने एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाया है पेशेंट में, वो स्टेज अब आपको मिल गई है। Surgical anesthesia is a state in which the patient pupils are constricted. This is the target depth of surgical anesthesia. मतलब आप अब इसमें प्रोसीजर जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। Stage 4 or overdose is marked by hypotension and circulatory failure. Death may occur if the patient cannot be relieved quickly. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवर्सल एजेंट लेके चलते हैं हम कि पेशेंट में कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन ना राइज हो जाए। तो स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि आपने मसल्स रिलैक्सेंट दिया हुआ है पेशेंट में। एनेस्थीसिया भी मसल्स रिलैक्सेंट का काम करता है, तो आपके वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, और वेसल डायलेट होने ही क्या होता है, सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर, और ये सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर विल लीड्स टू हार्ट फेलियर, बिकॉज हार्ट कैन नॉट पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज।
तो अगर क्विकली इस पे एज सुन एज पॉसिबल फास्टेस्ट एक्शन अगर इस पे नहीं लिया गया, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है सेकंड, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थेटिक एजेंट गिवन टू टेम्परली स्टॉप द सेंस ऑफ पेन इन अ पर्टिकुलर एरिया of the body. A patient remain conscious during a local anesthesia. During minor surgery, we are using this kind of anesthesia. A local anesthetic can be administered via injection to the site. देखिए लोकल एनेस्थीसिया क्या हुआ, एक ऐसा एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट हुआ जो टेम्परेरी बेसिस पे अपन ने पेशेंट को इंड्यूस किया। इसके अंदर पेशेंट क्या है, कॉन्शियस होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि आपने एक मिनिमल अमाउंट ऑफ डोज को इंजेक्ट किया है सिर्फ प्राइमरी साइड पे जहां पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या है, वो कॉन्शियस है, ठीक है, और यही लोकल एनेस्थीसिया होता है। नेक्स्ट वन है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका स्पाइनल एनेस्थीसिया is a type of extensive conduction nerve block that occur by introducing a local anesthetic agent into the arachnoid space at the lumbar level, usually between L3, L4, L5। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब आप पेशेंट के स्पाइनल कोड के एराक्नोइड स्पेस के अंदर आप एनेस्थेटिक एजेंट जो है इंड्यूस करवाओगे। इसमें क्या है, पेशेंट को आप कहते हो कि सी शेप इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप ऑपरेटिव टेबल के ऊपर सी शेप के अंदर आ जाएं। सी शेप क्या होती है कि आपका जो हेड है वो आपने चेस्ट की तरफ मूव किया है, उसको क्या बोला अपन ने, ये हुआ फ्लैक्शन ऑफ हेड। सेकंड, फ्लैक्शन ऑफ नी एंड हिप। ये सब कुछ करते ही आपको एक सी शेप पोजीशन जो है वो प्रोवाइड होती है। क्यों करते हैं ये, टू एनलार्ज द स्पेस ऑफ द डिस्क, जो आपके वर्टिब्रल डिस्क है ना उसका स्पेस आपको बढ़ाने के लिए। अब हम प्राइमरी साइट और मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट बोलते हैं L3, L4 से L5 तक। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूडा इक्विना। इसके ऊपर की साइड पे इसलिए नहीं करते क्योंकि क्यूडा इक्विना होता ही है और नर्व प्रिक होने के चांसेस, नर्व डैमेज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा वो होते हैं, इसलिए अपन मोस्ट अप्रोप्रिएट साइड बोलते हैं L3 to L5। ठीक है, यहाँ पे नर्व नहीं होती हैं और हम अपना एनेस्थेटिक एजेंट जो है इंड्यूस कर सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर लोअर एब्डोमेन, pelvic, रेक्टल, पेरिनियम एंड लोअर एब्डोमिनल सर्जरी। एक स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर किसी को एब्डोमिन सर्जरी करवानी है, पेल्विक सर्जरी के दौरान हम यूज कर सकते हैं, रेक्टल और पेरिनियम और लोअर लिम्ब और लोअर एब्डोमिन की सर्जरी अगर है तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं सर्जरी के, अपेंडेक्टमी, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू करते हैं। हिस्टेक्टमी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया की सहायता से करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एजेंट हैं जहां हम L3, L5 के बीच में हम एनेस्थेटिक एजेंट इंड्यूस करके लोअर पार्ट को लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कौन सा ड्रग यूज किया, तो लिडनोकेन और प्रोकेन इज द चॉइस ऑफ ड्रग विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट वन, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया is achieved by injecting local anesthetic agent into the spinal canal in the space around the dura mater। वहां एराक्नोइड स्पेस में हमने इंजेक्ट किया था, यहाँ ड्यूरा मैटर के अंदर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया also block sensory, motor and autonomic function। The epidural anesthesia is similar to a spinal anesthesia and commonly used for surgery of lower limb and during labor and childbirth। देखिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लेस सेलेक्टिव है, यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका पेनलेस डिलीवरी के अंदर करवाया जाता था। कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ये पेनलेस डिलीवरी भी अब एज प्रैक्टिकली कम काम में ली जाती है। बाकी एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हम जब एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट करते हैं तब उसे हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्टली चाइल्ड बर्थ के लिए, पेनलेस लेबर के लिए और समटाइम्स लोअर लिम्ब सर्जरी के लिए यूज किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इन्वॉल्व
कंटिन्यूअली इन्फ्यूजन ऑफ एनेस्थेटिक मेडिकेशन थ्रू द थिन कैथेटर। इसके अंदर एक फाइन कैथेटर के द्वारा हम अपनी जो मेडिकेशन है, एनेस्थेटिक एजेंट है, उसको इंड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट है लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन is achieved by injecting anesthetic agent around a local nerve to depress nerve sensation over a limited area of the body। nerve infiltration में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेक्सिस को सप्रेस करने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। सपोज करिए एक्सियल प्लेक्सिस को हमें सेंसेशन लॉस करना है टू डन ए प्रोसीजर ओवर द आर्म, तो उस कंडीशन में हम लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एपिनेफ्रिन। सो हियर द एपिनेफ्रिन मेक constriction of blood vessels which prevent rapid absorption of anesthetic agent and thus prolong its local action। एपिनेफ्रिन क्या करता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक रहेगा। धीरे धीरे और लंबे समय तक रहने की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो लंबा रहता है। एनेस्थीसिया में बी लास्ट फॉर 45 मिनट्स टू 3 आवर्स डिपेंड अपॉन डोज ऑफ एनेस्थीसिया एंड एपिनेफ्रिन यूज्ड। जो आपका एनेस्थेटिक स्टेज का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट से 3 घंटे तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि एनेस्थेटिक एजेंट का डोज कितना रहा है और कितना एपिनेफ्रिन उसमें यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आता है सरफेस और टॉपिकल एनेस्थीसिया। दिस इज अ क्रीम बेस्ड ऑइंटमेंट एजेंट विच इज यूज्ड टू lubricate और reduce the sensation over a specific local area। ठीक है, ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो नर्व होती हैं उनको ब्लॉक करता है। और लिडनोकेन जो है, लिडनोकेन जेली ज़ाइलोकेन के नाम से जो आती है, वो मोस्ट पॉपुलर जेल है जो हम सरफेस और टॉपिकल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। सो दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग द एनेस्थेटिक एजेंट ऑन द स्किन और mucous membrane to block nerve impulse at a particular site। So this is about anesthesia, and here a question: in which vertebra spinal anesthesia is given? A. cervical, B. lumbar, C. thoracic, D. none of the above। So as we previously discussed that spinal anesthesia is given into L3 L4 or L4 L5। So B. lumbar is the correct answer। You may refer this on slide number 19। Next, perioperative nursing। So perioperative nursing is a combination of nursing of 3 phases: intra, post और pre। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है पेरीऑपरेटिव नर्सिंग कहलाता है। प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले, इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद। So the definition of perioperative nursing is: perioperative nursing is a nursing specialty that work with patient who are having operation or other invasive procedure। perioperative nursing क्या है? एक specialized care of nursing है, वो उन पेशेंट पे अप्लाई होती है जिसके अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहे हैं या फिर उनका ऑपरेशन हो रहा है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव जिसमें चीर फाड़ होती है, ठीक है, और नॉन इन्वेसिव जिनमें सर्जिकल प्रोसेस नहीं होता। तो सर्जिकल प्रोसेस में हमें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग एक स्पेशलिटी ऑफ नर्सिंग केयर है जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। Next one, the phases of perioperative nursing. First one, pre-operative nursing. Second, intraoperative nursing. Third, post-operative nursing. Pre-operative nursing just before the surgery. Intraoperative during the surgical process, and after the surgical process, this is known as post-operative care. So, role of the nurse in perioperative. Basically, कुछ roles होते हैं, जैसे फर्स्ट है सर्कुलेटिंग नर्स। द सर्कुलेटिंग नर्स इज ए पेरीऑपरेटिव हु असिस्ट इन मैनेजिंग द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। द सर्कुलेटिंग नर्स ऑब्जर्व और
for branches in surgical asepsis and coordination the need of surgical team. Second one is an instrument nurse. An instrument nurse is a pre-operative nurse who work directing with the surgeon with the sterile field. ठीक है, दो फील्ड होते हैं, स्टेराइल फील्ड और अनस्टेराइल फील्ड. सर्कुलेटिंग नर्स जो है वो अनस्टेराइल फील्ड में काम करती है, और इंस्ट्रूमेंटल नर्स जिसको आप स्क्रब नर्स भी कहते हैं वो स्टेराइल फील्ड में काम करती है. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल नर्स असिस्ट करती है सर्जरी को, और सर्कुलेटिंग नर्स सर्कुलेट करती है जो भी इक्विपमेंट, जो भी नेसेसरी आइटम्स ड्यूरिंग प्रोसीजर यूज में आने. रजिस्टर्ड नर्स फर्स्ट असिस्टेंट. एंड registered nurse first assistant is a surgeon assistant and is extremely qualified in providing extended perioperative nursing care. And the last one is recovery nurse. The peri-anesthesia nurse provide intensive nursing care to patient after they wake from anesthesia. So here is preoperative care, first care in perioperative field. So perioperative care of the patient begins as soon as the surgeon make a diagnosis and decide that an operation is necessary for the patient. जो आपकी प्री ऑपरेटिव फेज है या प्री ऑपरेटिव केयर है, वो जैसे ही सर्जन ये डिसाइड करता है कि इस पेशेंट पे सर्जरी होना है, वहीं से शुरू हो जाती है, और ऑपरेशन जो है नेसेसरी है उस पेशेंट के लिए. तो फ्रॉम द फर्स्ट एक्शन ऑफ द सर्जन प्री ऑपरेटिव केयर शुड इनिशिएटेड बाय द पेरी ऑपरेटिव नर्स. फर्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन. देयर आर सेवरल प्रिपरेशन विच इज मेक बाय पेरी ऑपरेटिव नर्स इन द प्री ऑपरेटिव फेज. हियर फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन. डिस्कस द पेशेंट to give full information about the surgery, such as what kind of surgery that may going to perform, consequence of surgery, अगर आप करवाते हैं तो क्या होगा, नहीं करवाते हैं तो क्या होगा. all the merit and demerit should be clearly explained to the patient and their relative also. The problem to be faced, what are the thing, what are the issue during the procedure or after the procedure, or what happened when you withdraw this decision. So all these things should be clearly explained in the own word, or whatever the thing issue going to be faced, maybe or may not be, should be explained previously by the procedure. Expected duration of the hospitalization, क्या होगा, कितने समय आपको यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ेगा, ये सभी चीजें आपको पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कितना पैसा लगेगा सर्जरी के अंदर. ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डन बिफोर सर्जरी एंड इट्स पर्पस. ये जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं सर्जरी से पहले, उनके क्या कारण है, क्यों करवाते हैं, ये सारी चीजें आपको पेशेंट रिलेटिव को और पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकेंड रोल इज इरेडिकेट फियर ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द पेशेंट. क्या होता है कि जैसे ही सर्जन डिसाइड करता है कि हाँ दिस पेशेंट में गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, तो वहां पे पेशेंट को एक अनकंफर्टेबल, एक फियर, एक डर सा महसूस होता है ऑपरेशन के नाम से. सो उस केस में नर्सिंग रोल में क्या होगा, अलाउ द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्लियर ऑल हिज डाउट. पेशेंट को बोलने दीजिए, पेशेंट को पूछने दीजिए कौन से क्वेश्चन, क्या डाउट है उसके जहन में, मन में. और नर्सेस का ये काम है कि आप उनके पूछे गए सभी सवालों के सही तरीके से जवाब दें और सेटिस्फाई करें पेशेंट को. एक्सप्लेन व्हाट हैपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. पेशेंट को बताएं कि एनेस्थीसिया के दौरान क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपको एनेस्थीसिया या ओटी के अंदर आपको महसूस करने को मिलेगा. एक्सप्लेन नाउ टू गेट रिड ऑफ पेन आफ्टर सर्जरी. कैसे ये दर्द जो है पेशेंट का खत्म हो जाएगा, सर्जरी का पेन और जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वो आफ्टर राइड ऑफ पेन, वो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 2 या 3 दिन, कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर. तो वो सारी चीजें आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी टू इरेडिकेट द फियर ऑफ द पेशेंट. ऑलवेज स्टार्ट द प्रोसीजर विद एक्सप्लेनेशन. जब भी आप कोई प्रोसीजर करें तो आपको एक
ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पेशेंट को देना है कि हम आप पे ये इंजेक्शन इंड्यूस करने जा रहे हैं, हम आपका ये टेस्ट के लिए ये सैंपल लेने जा रहे हैं। इससे क्या है, जो भी एंजाइटी पेशेंट में है वो मिनिमल होगी, डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। मीट द स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट को ये लगता है, वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे रिलीजियन कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना है, मुझे मेरे इस इष्ट की भावनाओं को निभाना है, तो उस कंडीशन में आपको स्पिरिचुअल नीड को फुलफिल करना होगा। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। Obtain consent from patient, guardian, or each operation after explaining the nature of operation and type of anesthesia and explain complication. आपको एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, चाहे वो पेशेंट से हो, पेशेंट गार्जियन से हो, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखना होगा कि ऑपरेशन का नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, कौन से टाइप का एनेस्थीसिया आप इस पे यूज करोगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। Next one, build up the general health of the patient. Assist the doctor to carry out thorough physical examination from head to foot to assess the physical health of the patient. Ask the patient appropriate questions to obtain past and present medical history as well as past surgical history. Collect all baseline data. Arrange the blood donor. Fluid may be administered if the patient is dehydrated. Diet may be adjusted to correct underweight, overweight of the patient. Pre-operative teaching. Stop smoking, maintain personal hygiene, keep bathing and deep cuffing exercise to prevent chest complication, control of visitor to prevent cross infection. So these are the some of important instruction which is given by the nurse to the patient who may undergo the surgery. Next one is the surgical preparation of the skin. Now this is the time to prepare the site of surgery. The skin is favorable site for the growth and multiplication of microorganisms. Adequate pre-operative skin preparation will go a long way to reduce post-operative wound infection. So bathing the evening before surgery using an antimicrobial soap help to reduce the number of microorganisms present on skin. Just bathing before evening of surgery. Sometimes client may have bath on the morning of surgery. Depends on instruction which is made by the surgeon. कुछ एक रात पहले नहाने के लिए बोलते हैं माइक्रोबियल सोप से, एंटी माइक्रोबियल सोप से, कुछ उस मॉर्निंग में जिस दिन सर्जरी होनी है वहां पे। Cut long hair and shave if necessary. Next one, preparation of patient on the evening before operation. Remove all jewelry and hand over them to the relative. Remove the lipstick and nail polish, etc. Get the order from the physician for immediate pre-operative preparation. These order cancel all previous one. मीन्स आपको जब ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो एक ऑर्डर और लेना पड़ेगा फिजिशियन से, इससे बाद ये जितने भी प्रीवियसली कोई रेस्ट्रिक्शन है कुछ है वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और जो ऑर्डर बन के आएगा नया फिजिशियन के द्वारा जस्ट ऑपरेशन से पहले वो ही फॉलो होगा। इफ द पेशेंट वाज टेकिंग सम ड्रग रेगुलरली सच एज इंसुलिन, स्टेरॉइड, आस्क द डॉक्टर हाउ टू एडमिनिस्टर देम। अगर पेशेंट को रेगुलर ड्रग्स पे है तो आपको फिजिशियन से पूछना है वेदर वी स्टॉप और मे कंटिन्यू दिस ड्रग। नेक्स्ट, पेंट द एरिया यूजिंग सेफ एंटीसेप्टिक। सो बेटाडीन से आप जो एरिया है वो पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी। हियर हैव द पेशेंट टू गो टू टॉयलेट एंड फॉर माउथ केयर, comb the hair and tie them with a ribbon. Check the order of the bowel preparation. Some doctors prefer to give an enema on the morning of operation to empty the bowel. Clean the operation site with soap and water. Next, send the patient to operating room. Administer the pre-medication to the patient 1 hour prior to surgery. These are the drugs that reduce anxiety in the patient and provide a smoother introduction of anesthesia. Change the patient drug and put on hospital gown. Write first name, age, ward,
bed number, diagnosis, hospital number, etc. on an identification card and fasten it on to the drugs or on the arm of the patient mistaken identify. जो भी उसकी दवाइयां हैं उस पे और उसके पेशेंट के आर्म और कोई एक सुटेबल साइड पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है ताकि मिसमैच और मिसगाइड ना हो ओटी के अंदर. Here the question, perioperative care stand for what? A, preoperative, intraoperative or postoperative, or D, all the above. So perioperative care stand for all the above. It means it include preoperative, intraoperative and postoperative care of the patient. You may refer this on slide number 28. Next is second phase, intraoperative care. So when a client arrives in the operating room, three groups of personnel are involved in the care: the anesthetic team, the surgeon team, and the operating room nurses. So intraoperative, here the preoperative phase ends and intraoperative phase started. So basically these three teams are the responsible for operation care or care of surgery. Intraoperative nurses are responsible for all safety and well-being of the patient, the coordination of the operating room personnel, and activities of the circulating nurse and the scrub nurse. Next is the post-operative care. Preparation of post-anesthetic bed and reception of the patient. जैसे ही इंट्राऑपरेटिव केयर खत्म होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाती है. पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हमेशा आपको पोस्ट एनेस्थेटिक बेड को प्रिपेयर करना पहले से, ताकि आप उस पे पेशेंट रिसीव कर सके. आफ्टर सेंडिंग द पेशेंट टू ऑपरेटिंग रूम, प्रिपेयर अ बेड टू रिसीव द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एंड एनेस्थीसिया. There should be adequate number of people to transfer the patient without disturbing the functioning of the device attached with the patient, such as infusion, self-retained suction set, blood transfusion, etc. देखिए, आप जब भी पेशेंट को ट्रांसफर करें तो आपके पास क्या है, एक तो बेड होना चाहिए और सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, ताकि आप जो भी फंक्शनिंग डिवाइस पेशेंट के साथ अटैच हैं वहां से उनको बिना टच करे, बिना उसको डिस्कनेक्ट किए आप पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आप इजीली उनको शिफ्ट कर सके. इतने सफिशिएंट नंबर में आपके पास पेशेंट के लिए आपके पास मैन पावर होनी चाहिए. कीप द पेशेंट वेल कवर्ड टू प्रिवेंट ड्रॉट. ठीक है, पेशेंट हाइपोटेंशन में ना हो, पेशेंट को शिवरिंग ना हो, इसके लिए पेशेंट को वेल कवर्ड करके रखना है. केयर ऑफ द पेशेंट हु इज अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया. सो nurse need to close and diligent observation until the patient fully recover from anesthesia. This will help to detect the early sign of complication after surgery and the nurse will be able to respond immediately. जैसे ही पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आता है, नर्स को हमेशा ऑन द टोज होना चाहिए, बिकॉज एक क्विक वाइटल असेसमेंट आपको करना है, आपको सर्जिकल साइट देखना है, यानी ड्रेनेज के लिए आपको देखना है, ब्लीडिंग के लिए आपको देखना है. इतने सारे ये एक चेकलिस्ट है, वो आपको फॉलो करनी है. इसका फायदा क्या होता है कि आपको पेशेंट में अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको आइडेंटिफाई होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस टू प्रेजेंट वन. ठीक है, और आप इमीडिएट रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन के केस में. कीप द पेशेंट इन ए सुटेबल पोजीशन एंड दिस पोजीशन मेंटेन अंटिल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आर रिटर्न. प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मींस स्वैलोइंग रिफ्लेक्स. ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. जब तक पेशेंट और माफ कीजिए, जब तक फिजिशियन के ऑर्डर ना हो, आपको पेशेंट को एक पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में मेंटेन करना है, जब तक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी ना पेशेंट के आ जाए. प्रॉपर एंड रेगुलर सक्शनिंग शुड बी डन बाय द नर्स इफ एक्सेसिव सेक्रेशन इज प्रेजेंट. While awakening from anesthesia, patient need frequent orientation as to where they are, what has been done to them, and reassurance that they are safe in the hand of medical team. जैसे ही पेशेंट रिवॉक करता है एनेस्थीसिया से, तो पेशेंट को एक ओरिएंटेशन देना पड़ेगा कि आप यहाँ पर हैं, आपके साथ ये हुआ है, और रीअश्योर्ड करना पड़ेगा कि आप सही जगह पे हैं.
keep the family informed for successful completion of surgery, transfer of the patient from the operating room to recover room, etc. These information help to reduce their anxiety. If possible, allow the relatives to meet surgeon to clear their doubt. जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, प्री, इंट्रा और पोस्ट, तब आपको पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है और पेशेंट को जो है रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर फिर भी पेशेंट को कोई डाउट होता है, माफ कीजिए, पेशेंट रिलेटिव को कोई डाउट होता है और सर्जन अलाउ करता है, तो आप उसे सर्जन से मिलने के लिए कह सकते हैं टू क्लियर देयर डाउट। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. So the main points that should be observed are observing for vital signs, temperature, pulse, respiration, blood pressure and skin color also. Intake and output chart should be maintained. Abdominal girth should be observed. Urinary output should be observed and maintain a output chart also. Bowel movement, when the bowel movement is started, should be noticed in the nurse's note. Sign of hypotension or hypervolemia should be observed well. Pain over the calf muscle. And next one is operation site for bleeding. So these are the main things which is a nurse observed after the surgery. Next one is the care of wound. To prevent infection, protect the wound with appropriate dressing to prevent wound contamination. Use sterile technique, clean the wound thoroughly, use antiseptic and around the wound. Use systemic antibiotic as prescribed. To prevent further tissue damage, to promote healing, to absorb inflammatory exudate and to promote drainage. Next one, to cover the contaminated wound into a clean wound, to prevent hemorrhage and to prevent skin exudation. Next one, diet of the patient. All patient except patient who had abdominal surgery may start the normal diet if desired. So on the first day, remember to exclude nausea, vomiting due to effort of anesthesia. Patient who had surgery but did not involve the intestine of stomach can have the clear fluid on the day of surgery. Gradually it can change into soft diet and then normal diet. Next one, patient who are with a specific disease for which they were taking a special diet should continue to observe the control of their diet as ordered by the doctor. Diabetes, hypertension और renal. देखिए, जब फर्स्ट तो क्या है, नोजिया वॉमिटिंग का इफेक्ट रहेगा एब्डोमिनल सर्जरी में, तो आपको पेशेंट की डाइट फिजिशियन के ऑर्डर से स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर एब्डोमिनल साइट इन्वॉल्व नहीं है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको डे ऑफ सर्जरी आप पेशेंट को क्लियर फ्लूइड दे सकते हैं एज फॉलोड और ग्रेजुअली इंक्रीज बाय द नॉर्मल और सॉफ्ट डाइट। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डिसीज के साथ पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो आप उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और पेशेंट के लिए स्पेशल डाइट प्रिपेयर्ड करवाएंगे जब आपको फिजिशियन ऑर्डर देगा। पोस्ट ऑपरेटिव हेल्थ टीचिंग. All patient need health teaching according to the educational background of the patient. Teach the following point to the patient. Maintain personal hygiene, diet that is allowed for the patient, any control on the diet which is clearly explained should be followed. Emulation activities that are permitted well as restricted. कौन कौन सी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो भी क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एनी एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट. क्या इस सर्जरी से पेशेंट के ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना है या नहीं करना है, वो भी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन की जानी चाहिए. एंड लास्ट, डेट ऑफ विच द पेशेंट में रिज्यूम ड्यूटी. आप कितने दिनों के बाद अपने कार्यस्थली पे वापस जा सकते हैं, वो चीज भी आपको पेशेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. फर्दर ट्रीटमेंट दैट मे बी नीडेड फॉर द पेशेंट इन एनी अदर हॉस्पिटल, एग्जांपल रेडिएशन थेरेपी और फॉर कैंसर पेशेंट. क्या इस सर्जरी के बाद में कोई आपको और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी आपको पेशेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा. सो दोस्तों, ये था आज का पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में. अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें.